फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। 4 अप्रैल प्रवीण बाबी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। पेश है प्रवीण बाबी के बारे में एक खास एपिसोड जिसमें प्रवीण बाबी की लाइफ से जुड़ी बहुत सी अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। पहले भी इस चैनल पर उनके बारे में कई एपिसोड्स बने हुए हैं। उनकी प्लेलिस्ट इस एपिसोड के अंत में आपको नजर आएगी। पिछला एपिसोड प्रवीण बाबी की डेथ एनिवर्सरी पर अपलोड किया था। उसमें वहां तक बात हुई थी जब प्रवीण बाबी का रिश्ता जमील के साथ टूट गया था। प्रवीण इस उदासी को झेलकर अब एक नई जिंदगी की तरफ आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। उस एपिसोड में आपको प्रवीण और उनके दोस्त डोनाल्ड के बारे में भी बताया था। डोनाल्ड का ही एक और दोस्त था नेविल दमानिया। नेविल भी प्रवीण को बहुत समय से जानता था पर कभी प्रवीण का बहुत करीबी दोस्त नहीं था। एक बार प्रवीण बाबी मल्लिका साराभाई के घर पर एक पार्टी में थी। इस पार्टी में नेविल ने प्रवीण से पूछा कि मेरे साथ घूमने चलोगी? प्रवीण ने कहा डॉनी से पूछ लो। नेविल उसी समय डोनाल्ड से पूछने गया कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं और प्रवीण एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। डोनाल्ड ने इजाजत दे दी। उस दिन से प्रवीण बाबी और नेविल दमानिया लगभग हर पल साथ ही नजर आए। नेविल दमानिया असल में प्रवीण बाबी का पहला बॉयफ्रेंड था। उन दोनों ने बहुत समय साथ में बिताया जब तक प्रवीण ने 1972 में अहमदाबाद नहीं छोड़ा। नेविल अहमदाबाद के फेमस म्यूजिक बैंड पर्पल फ्लावर का मेन पर्सन था। उसके साथ समय बिताने से प्रवीण का इंटरेस्ट भी वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ बहुत हो गया था। मल्लिका साराभाई के साथ ही एक बार प्रवीण बाबी किसी और पार्टी में थी कि IIM अहमदाबाद के ड्रामेटिक सोसाइटी के अंशुल बलबीर की उन पर नजर पड़ी और प्रवीण बाबी को स्टेज पर एक्टिंग करने का मौका मिला। सितंबर 1971 ड्रामेटिक सोसाइटी ने 2 प्लेस प्रेजेंट किए। आयन रैंड का इंग्लिश प्ले था नाइट ऑफ जनवरी 16। बादल सरकार का हिंदी प्ले था एवं इंद्रजीत। दोनों प्लेज में प्रवीण का काम बहुत अच्छा था एवं इंद्रजीत में प्रवीण का काम बहुत ही ज्यादा खास था। अमोल पालेकर ने बताया था कि एक बार बादल सरकार मुंबई आए हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा कोई शूटिंग दिखाओ। मैं उन्हें अमिताभ की फिर मिथुन की शूटिंग पर ले गया। उसके बाद मैं उन्हें द बर्निंग ट्रेन की शूटिंग पर ले गया था। मैं उन्हें प्रवीण बाबी से इंट्रोड्यूस करवाने वाला था कि प्रवीण उन्हें देखकर पास आई और प्रवीण ने बादल सरकार के पैर छुए और बहुत देर तक बादल जी के लिखे प्ले एवं इंद्रजीत की बात करती रही क्योंकि प्रवीण ने उसमें परफॉर्म किया था। अमोल पालेकर ने कहा था कि प्रवीण बाबी के फैंस प्रवीण की नॉलेज, तहजीब, ठहराव वाले पहलू के बारे में बहुत कम जानते हैं। खैर, बात को फिर थोड़ा पहले से पकड़ते हैं। जेनी नौरोजी, जिन्हें भारत में फैशन कोरियोग्राफी की गॉड मदर कहा जाता है, उन्होंने अपनी बिजनेस पार्टनर हिला दिवेचा के साथ मिलकर इंडिया में पहली बार एक मॉडलिंग एजेंसी एस्टेब्लिश की थी जो साथ में इवेंट मैनेजमेंट भी देखती थी। उनके ट्रूप में बंबई से मॉडल्स होते थे जो 1 हफ्ता या 10 दिन के लिए किसी शहर में जाते थे। वहां कैटवॉक के जरिए टेक्सटाइल मिल्स के लेटेस्ट प्रिंट्स और डिजाइन्स डिस्प्ले करते थे। कैलिको मिल्स अहमदाबाद की सबसे पुरानी कपड़ा मिलों में से एक थी। इसके लिए फैशन शो ऑर्गेनाइज करने के लिए जेनी नौरोजी का ट्रूप 1 हफ्ते के लिए अहमदाबाद पहुंचा। यह 1971 की बात है। अपने साथ लाए मॉडल्स के साथ साथ नौरोजी ने कुछ लोकल मॉडल्स को भी हायर किया। उनमें से एक प्रवीण बाबी भी थी। प्रवीण पर नजर पड़ते ही नौरोजी को प्रवीण बहुत पसंद आ गई थी। ग्लोइंग स्किन, नेचुरली स्लिम, चमकते बाल, यही सब नौरोजी को चाहिए था। ये सब प्रवीण के पास था। प्रवीण को जेनी नौरोजी के रेगुलर मॉडल्स से कम पेमेंट मिली पर जितनी मिली उतनी प्रवीण के लिए बहुत थी। ये पैसा उनका अपना था। प्रवीण बहुत खुश थी कि इस कमाई के लिए उसे किसी को हिसाब नहीं देना है, अपनी माँ को भी नहीं। वो जैसे चाहे ये पैसा खर्च कर सकती है। प्रवीण बाबी के लिए ये 2 बातें बहुत अहम रहीं। 2 प्लेज में स्टेज पर परफॉर्म करना और जेनी नौरोजी के लिए मॉडलिंग करना। प्रवीण का कॉन्फिडेंस तो बढ़ा ही, उन्हें लगने लगा कि वो कोई आम लड़की नहीं है। वो अपनी पर्सनैलिटी को, सुंदरता को पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, पर कैसे, ये फैसला अभी नहीं किया था। दिसंबर 1982 स्टार एंड स्टाइल मैगजीन में छपी BR इशारा की इंटरव्यू के अनुसार BR इशारा ने बताया था कि मैं अपनी फिल्म एक नाव 2 किनारे की शूटिंग कर रहा था अहमदाबाद के एक बंगलो में। शूटिंग देखने के लिए वहां जो लोग खड़े थे उनमें एक लड़की पर मेरा खास ध्यान गया। वो एक टी-शर्ट और जीन्स पहने थी, सिगरेट पी रही थी। BR इशारा ने अपने स्टिल फोटोग्राफर से कहा कि उस लड़की की कुछ तस्वीरें क्लिक कर लो। अगले दिन जब BR इशारा ने वो फोटोज देखी तो उन्हें बहुत पसंद आई। BR इशारा ने पता किया तो पता चला ये लड़की प्रवीण है, उनकी खास है जिनके बंगलों में शूटिंग हो रही थी। BR इशारा ने मुलाकात के लिए प्रवीण को बुलाया और बताया कि मैं तुम्हें फिल्म में काम देना चाहता हूँ। ये सुनकर प्रवीण बहुत एक्साइटेड नहीं हुई। प्रवीण ने कहा कि मैं आपकी फिल्म में काम करूंगी अगर मुझे मेरा रोल पसंद आएगा। ये बात BR इशारा को अच्छी लगी। उन्होंने प्रवीण को एक कहानी सुनाई। प्रवीण ने फिल्म में काम करने की हामी भर दी। अहमदाबाद में BR इशारा ने अपनी फिल्म
एक नाव दो किनारे का शेड्यूल पूरा किया। अहमदाबाद छोड़ने से पहले परवीन बाबी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। ₹3.5 के स्टैम्प्ड पेपर पर। उसमें यह क्लॉज था कि परवीन बाबी BR इशारा की फिल्म रिलीज होने से पहले किसी और फिल्म मेकर के साथ काम नहीं करेगी। परवीन फिल्म में काम करने की हामी भर चुकी थी। अहमदाबाद में परवीन बाबी की लोकल गार्डियन मार्क्स फैमिली इस बात से कंफर्टेबल नहीं थी। परवीन के दोस्त डोनाल्ड ने कहा कि तुम एक बार शूट करके देख लो, एक ट्राई कर लो, पर डोनाल्ड का बड़ा भाई पैट्रिक इसके लिए राजी नहीं था। पैट्रिक का कहना था कि परवीन की मां और इसके रिश्तेदार क्या सोचेंगे, क्योंकि उस दौर में फिल्मों में काम करना कोई अच्छी बात नहीं समझी जाती थी, वो भी इस तरह के परिवार की लड़की के लिए। कई महीने परवीन बाबी की अपनी मां जमाल बख्ते के साथ इस बात पर बहस होती रही। फाइनली जमाल बख्ते ने परवीन की बात मान ली। अब परवीन को नेविल दमानिया और उसके परिवार से भी परमिशन लेनी थी। नेविल के पिता कई सालों से थिएटर के मालिक थे, शोबिज के बारे में जानते थे। परवीन ने कहा, मैं सिर्फ एक फिल्म में काम करने जाऊंगी। नेविल के पिता ने कहा कि अगर तुमने फैसला कर लिया है कि तुम फिल्म में काम करने जा रही हो तो ये पक्का है कि तुम लौटकर नहीं आओगी। ग्लैमर की दुनिया में जो गया वो फिर उसी दुनिया का हो जाता है। परवीन ने सपने देखने शुरू कर दिए थे कि मैं बंबई में सेटल हो जाऊंगी, नेविल भी मेरे साथ वहीं शिफ्ट हो जाएगा। परवीन के सपने कुछ दिन में फीके पड़ने लगे क्योंकि BR इशारा की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। समय गुजरता गया कि एक और ऑफर सामने आ गई। अहमदाबाद में हुए कैलिको फैशन शो के दौरान ममता साहू परवीन बाबी से बहुत इंप्रेस हुई थीं। एक्टर किशोर साहू की छोटी बेटी ममता जैनी नौरोजी के साथ फुल टाइम मॉडल थीं। ममता जानती थीं कि उनके पिता किसी न किसी नए चेहरे की तलाश में रहते हैं। ममता ने अपने पिता किशोर साहू को परवीन बाबी के बारे में बताया। किशोर साहू ने कहा कि परवीन को बंबई आना होगा फोटोशूट के लिए। परवीन बंबई पहुंची और फोटोशूट करवाया। किशोर साहू को परवीन अच्छी लगी। उन्होंने परवीन बाबी को अपनी फिल्म धुएं की लकीर के लिए साइन कर लिया। फिल्म की एडवर्टाइजमेंट लोकल न्यूज़पेपर्स में और फिल्म मैगजीन्स में छपी। 3 नए चेहरे एड में दिखाए गए, परवीन बाबी, रमेश अरोड़ा, आशीष बोहरा। कुछ दिन बाद ये बात फैली कि निर्देशक BR इशारा ने कहा है कि परवीन बाबी मेरी डिस्कवरी है, मैं उसे पहले लॉन्च करूंगा। जब किशोर साहू को पता चला कि BR इशारा ने ऐसा कहा है तो उन्होंने परवीन से पूछा कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि तुम BR इशारा के साथ साइन हो चुकी हो। परवीन ने कहा कि BR इशारा ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था पर उसके बाद उनकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। फिर किशोर साहू और BR इशारा ने आपस में एक मुलाकात की। BR इशारा ने कहा कि मैंने जिस कहानी के लिए परवीन को साइन किया था उसकी बाकी चीजें अभी तैयार नहीं हैं। असल में परवीन के साथ किया कॉन्ट्रैक्ट ही मेरे दिमाग से निकल चुका था। आपकी फिल्म धुएं की लकीर का सब कुछ तैयार है, इसलिए आप परवीन को लॉन्च कीजिए। BR इशारा ने किशोर साहू को रिटर्न परमिशन दे दी आगे बढ़ने की। ये बहुत बड़ी बात थी। अब परवीन को फाइनली अहमदाबाद छोड़ना था। जब परवीन अहमदाबाद से बंबई के लिए चली तो नेविल की मां ने बाकायदा एक शगुन किया। परवीन को जमीन पर बिठाकर माथे पर टीका लगाकर हार पहनाकर खास तरह की पूजा की और परवीन को मिठाई दी, कुछ पैसे दिए गुड लक के आशीर्वाद के साथ। परवीन अकेली ही अहमदाबाद से ट्रेन में बंबई पहुंची। क्योंकि उनके रहने का कोई इंतजाम नहीं था इसलिए किशोर साहू के घर पर ही परवीन के रहने का इंतजाम किया गया। किशोर साहू ने एक्टिंग टीचर रोशन तनेजा को हायर किया। तनेजा किशोर साहू के घर आते थे और फिल्म के तीनों कलाकारों को ट्रेन करते थे। किशोर साहू के पुराने असिस्टेंट डायरेक्टर थे वेद शर्मा, जो उनके साथ काम करना छोड़ चुके थे। इस बार उन्हें फिर बुलाया गया। वेद शर्मा की परवीन बाबी के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। वेद शर्मा परवीन बाबी के सेक्रेटरी बने और हमेशा वही सेक्रेटरी रहे। धुएं की लकीर की शूटिंग पूरी होने पर परवीन BR इशारा से मिले और पूछा कि आपकी फिल्म का क्या हुआ। BR इशारा सुचित्रा सेन के साथ एक फिल्म पर काम कर रहे थे। उन्होंने उस काम को रोककर आनन फानन परवीन के लिए एक फिल्म प्लान की। 6 मई 1973 फिल्म का मुहूर्त रखा। फिल्म का नाम था चरित्र। चरित्र की शूटिंग पर ही परवीन बाबी की मुलाकात डैनी और महेश भट्ट से हुई, जो आगे चल के परवीन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन रहे। डैनी BR इशारा की फिल्म जरूरत में काम कर चुके थे। वो BR इशारा से मिलने चरित्र के सेट पर आए। वहां उन्हें परवीन से भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। परवीन बाबी और डैनी एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। कुछ कारणों से किशोर साहू की फिल्म धुएं की लकीर समय पर रिलीज नहीं हो पाई। BR इशारा की फिल्म चरित्र पहले रिलीज हो गई 1973 में। यही परवीन बाबी की पहली रिलीज रही। परवीन बाबी का फिल्मी सफर आगे कैसा रहा और परवीन बाबी की पर्सनल लाइफ में क्या उतार चढ़ाव आए,
आगे भी कई एपिसोड्स में आपके साथ शेयर करते रहेंगे। एपिसोड में दी गई जानकारी करिश्मा उपाध्याय की बुक से ली गई है। आज के एपिसोड को यहीं पूरा करते हैं। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। एपिसोड पर लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।